आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा एक मैंने डायग्राम बना रखा है जो एक प्योर गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो ये हमारे कंसंट्रेशन सेल्स हैं, तो इसमें हमारा जो E0 सेल होने वाला है वो क्या होगा, 0। अब देखिए ये आपका क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें हम दो प्रकार पढ़ेंगे, एक होगा विदाउट ट्रांसफेरेंस या फिर विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एक होगा विद LJP या फिर ट्रांसफेरेंस। तो अब देखिए दोस्तों, विदाउट ट्रांसफेरेंस की बात करें तो ये वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे हमारे हाफ सेल्स के बारे में। मतलब कितने प्रकार के हम हाफ सेल थे, फिर उनको कनेक्ट करके हम एक फुल सेल बनाते थे। तो वो सब क्या थे, विदाउट ट्रांसफेरेंस ही थे, क्योंकि इनके जो पैसिव आयंस थे उनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, वो बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं थे, उनको हमने दूर कर दिया था। बट जो हमारे विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, तो इनके जो पैसिव आयंस होते हैं वो आपस में मिल सकते हैं, वो बस एक परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं। तो वो जो पैसिव आयंस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन पे और यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट करते हैं पोटेंशियल का, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट आयन होगा, यहाँ पर ऑपोजिट आयन होगा। तो ये जो दोनों ऑपोजिट आयंस यहाँ पर माइग्रेट करते हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब मैं आपको वैसे तो ये चीज़ पूरे अच्छे से डायग्राम के साथ बताऊँगी, बट पहले आप ये देख लीजिए विदाउट ट्रांसफेरेंस का। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं इनमें दोनों चीज़ें सेपरेटेड हैं, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो है वो बेसिक ही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। बस हमने क्या किया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन को अलग कर दिया है इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। तो यहाँ पर मैंने HCl की कंसंट्रेशन C1 ले ली है और यहाँ पर मेरी C2 कंसंट्रेशन है। अब हमारा जो होगा वो होगा नेक्स्ट इज विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या। दोस्तों, जैसे कि आपको अपने सामने दिख रहा है, एक मैंने बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाया है आपको दिखाने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सेल्स होते हैं विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। एनोड में वही होगा, हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक पार्ट को कवर करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को P लिखा है, यहाँ पर भी इसकी कंसंट्रेशन को P लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल नहीं है ये कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो यहाँ पर मैंने HCl की कंसंट्रेशन अलग ली है, यहाँ पर HCl की कंसंट्रेशन अलग ली है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये आपका एक क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये कुछ सिलेक्टिव आयंस को ही अपने अंदर से जाने की सलाह देगा और किसी को अपने तरफ से पेनिट्रेट करने को नहीं अलाउ करेगा। तो अब हमें पता है कि एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2 से, मैं सिंपल अभी बता रही हूँ, इक्वेशन में बाद में लिखूंगी। H2 से H+ बन रहा है, मतलब H2 खत्म हो रहा है और H+ बन रहा है। यहाँ पर क्या होता है, H+ से H2 बनता है, मतलब H+ खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर H+ ज़्यादा है और यहाँ पर H+ कम है। तो यहाँ पर अगर H+ ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा H+ कम है। अब हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमेशा एक मूवमेंट होता है ताकि हम एक बैलेंस कर सकें। तो दोनों तरफ अगर मुझे कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ का जो ज़्यादा H+ है वो उस तरफ जाएगा ताकि वो बैलेंस कर सके। तो H+ इधर की तरफ माइग्रेट करेगा कैथोड पे। अब यहाँ पर H+ कम है तो कौन सा आयन ज़्यादा है, पैसिव आयन Cl- ज़्यादा है। तो Cl- यहाँ पर ज़्यादा है और Cl- यहाँ पर कम है। Cl- कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर H+ ज़्यादा है। ठीक है, हमेशा ऑपोजिट आयंस का यहाँ पर हमें देखना है मूवमेंट। ठीक है, फिर Cl- यहाँ पर एक्सेस में हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पर हमारे दो आयंस प्रेजेंट हैं, H+ और Cl-। H+ आयन खत्म हो रहा है, Cl- बन रहा है, तो मतलब Cl- एक्सेस में है। यहाँ पर मेरा क्या है, H+ और Cl-। अब यहाँ पर क्या है, एनोड मेरा क्या बना रहा है, H+ Cl- नहीं बना रहा, तो मतलब ये इसकी कमी है। तो इसको कौन बैलेंस करेगा, वहाँ से एक Cl- आएगा इधर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड में कौन आ रहा है, Cl-
और एनोड से कैथोड में कौन जा रहा है, H+। तो दोनों मूवमेंट ऑफ आयंस क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। तो जब एक आयन इधर आएगा और एक आयन इधर जाएगा तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये आयंस इधर एक्यूमुलेट हो रखे होंगे ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एजिटेशन होता है, मतलब इनमें आपस में झगड़ा होगा ना कि भाई पहले मैं जाऊँगा पहले तू, क्योंकि पोर्स तो यहाँ पर लिमिटेड है, वो एक ही दो चीज़ों को अलाउ करेंगे, है ना। तो इनमें यहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी। तो इस टेंशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये इसको बनाने के लिए आपको एक ही चेम्बर लेना पड़ेगा जिसमें आपको दोनों मतलब एनोड और कैथोड को आपस में कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, अनलाइक आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स में जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के साथ हम पढ़ते हैं उनको कांटेक्ट में लाना पड़ता है। सो अब एक इसके लिए आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन है, द आयंस माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड थ्रू अ मेम्ब्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस और पोटेंशियल एट द जंक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस, ठीक है। तो इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखवा दी ताकि जो बच्चे बीएससी के हैं वो आराम से लिख सकते हैं अगर ये डिस्क्रिप्टिव वे में आपका आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है आपका डीयू वगैरह में, तो उनके लिए आसान रहेगा। सो अब जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एनोड है और कैथोड है, ठीक है। एनोड से कैथोड कौन जा रहा था, मेरा H+, और कैथोड से एनोड कौन आ रहा था, मेरा Cl-, है ना। तो पैसिव आयंस का भी यहाँ पर रोल हमें दिख गया। तो अब हमें क्या लिखना है, नर्स्ट इक्वेशन बनानी है। उससे पहले मुझे पहले इक्वेशन लिखनी होगी एनोड और कैथोड की। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे आपका H2 जो है, मैं यहाँ पे हाफ नहीं लिख रही ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। बाकी अगर आपको हाफ से लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हाफ से भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपका ये हो गया ऑक्सीडेशन, ओके। सो अब आपका H+ क्या होगा, C1, क्योंकि ये आपका एनोड का है। अब उसके बाद कैथोड का क्या होगा, H+ जो आपका C2 है, ये आपको क्या देगा, हाफ ऑफ H2, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। सो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, आपने यहाँ पर किसके बारे में लिखा, सिर्फ H+ के बारे में लिखा, आपने Cl- तो मेंशन किया ही नहीं। तो ये आपने क्या करी, सबसे बड़ी गलती करी। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया आपकी गलती क्या है, क्योंकि यहाँ पर Cl- का भी रोल है, तो हमें वो चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आपका ये देखिए, अगर ये आपका कब वैलिड है पता है, ये आपका तब वैलिड है जब आपका विदाउट ट्रांसफेरेंस है, विदाउट ट्रांसफेरेंस, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन तब वैलिड है जब आपने विदाउट ट्रांसफेरेंस लिया है। तो विदाउट ट्रांसफेरेंस के लिए मैं आपको इक्वेशन लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, H+C2 गिविंग H+C1, ठीक है। विद ट्रांसफेरेंस भी मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली ये किसके लिए है पता है आपको, इस चीज़ के लिए, ये जो मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया था विदाउट ट्रांसफेरेंस, तो उसका सॉल्व कर रहे हैं हम। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओ। तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इससे -0.0591, ओके। सो लॉग ऑफ, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो लॉग ऑफ C1/C2, C1/C2। अब देखिए यहाँ पर इसको पॉजिटिव होना है तो C2 क्या होना चाहिए, C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1, है ना। और E0 सेल यहाँ पर क्या है मेरा 0, और इस केस में क्या होगा, मेरा E सेल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ई सेल इज ग्रेटर देन 0। सो ये आपका कब है, जब हमने विदाउट ट्रांसफेरेंस लिया है। विदाउट ट्रांसफेरेंस की आपको इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, प्लैटिनम पर कौन एड्जॉर्ब्ड है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, प्लैटिनम सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर एक बार लगाया है। और इसका आयन क्या है, HCl विच इज़ C1, और फिर उसके बाद मैंने डबल बार लगाया जो सॉल्ट ब्रिज बताएगा। HCl जिसका कंसंट्रेशन है C2, क्योंकि मैंने आपको बताया था बार के बगल में आयंस होंगे आपके, इलेक्ट्रोलाइट होगा। और यहाँ पर H2 है जिसकी कंसंट्रेशन है P, क्योंकि ये क्या है आपका, यहाँ पर भी वही होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आपकी बदलेगी, इलेक्ट्रोड की नहीं बदलेगी। और ये भी एड्जॉर्ब्ड है किस पे, PT पे। तो ये आपका क्या हो गया, एक सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, आपकी विदाउट ट्रांसफेरेंस की। सो अब आपको विद ट्रांसफेरेंस वाला कैसे सॉल्व करना है अब मैं वो बताऊंगी। सो देखिए ये आपका क्या है, विद ट्रांसफेरेंस या फिर विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ओके। सो इसकी जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस प्रकार होगी, प्लैटिनम H2 का
प्रेशर P है, HCl का कंसंट्रेशन C1, HCl की कंसंट्रेशन C2, ये आपका हो गया एनोड, ये आपका हो गया कैथोड। ठीक है। सो देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं था क्योंकि ये दोनों एक ही कंटेनर में थे, तो मैंने यहाँ पर डबल बार नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो देखिए ये भी एक आपको पता चल सकता है। आपको क्या देगा, वो सेल रिप्रेजेंटेशन देगा, वो पूछ लेगा कि कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस है, गैल्वेनिक है, कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है, विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। वो कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन P है, बस इलेक्ट्रोलाइट की बदल गई है। अब आपको क्या पता चलेगा, कंसंट्रेशन सेल कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही मटेरियल यूज़ किया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया, कंसंट्रेशन पता चल गया। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है। सो अब हम लिखते हैं यहाँ पे एनोड और कैथोड की रिएक्शंस। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ H2 जो होगा P गिविंग H प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन आपकी C1 है, प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे हम मार्क करते हुए चलेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मेरी कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर है H प्लस, जो मेरा C2 है उसने एक इलेक्ट्रॉन खा के मुझे दे दिया हाफ ऑफ H2, जिसकी कंसंट्रेशन भी P है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, और एक चीज़ अब और इक्वेशन जो एडिशनल बनेगी वो होगी ट्रांसफेरेंस की। ट्रांसफेरेंस मतलब T प्लस किसका है, पॉजिटिव आयन का ट्रांसफेरेंस कौन होगा, H प्लस। मतलब H प्लस कहाँ से कहाँ जा रहा है, एनोड से कैथोड जा रहा है, तो H प्लस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, C1 कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, T प्लस H प्लस C2 कंसंट्रेशन में। ठीक है, मतलब ये क्या दिखा रहा है आपका एनोड, और ये आपका दिखा रहा है कैथोड। जो मैंने आपको बताया ही था कि एनोड से कैथोड जा रहा है कौन, H प्लस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर T प्लस बताया। तो ये आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन आप मुझे बता दो कौन आ रहा है, Cl माइनस। Cl माइनस कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैथोड से एनोड, तो T माइनस, क्योंकि वो Cl माइनस का है तो कैथोड पर क्या होगी कंसंट्रेशन C2। C2 से को वो कहाँ जा रहा है, T माइनस Cl माइनस C1 पे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे, नेट इक्वेशन जो होगी H प्लस C2 प्लस T प्लस H प्लस C1 प्लस T माइनस Cl माइनस C2 गिविंग T प्लस H प्लस C2 प्लस T माइनस Cl माइनस C1 प्लस H प्लस Cl C1। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, आपका कौन सा H प्लस है, ये वाला। ठीक है, ये वाला H प्लस जो है वो मैंने यहाँ लिखा है, जिसकी कंसंट्रेशन है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ C1। ओके, सो ये आपकी एक नेट इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर आपने मेरी कंडक्टेंस की वीडियोस देखी होगी तो आपको ट्रांसफरेंस का आइडिया पक्का होगा, अगर आपने कैसे सॉल्व करना है और ट्रांसफरेंस होता क्या है। तो आपकी ये सामने एक नेट इक्वेशन हो गई है। अब आपको जो आंसर होगा क्वेश्चन में वो इस प्रकार से नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, इसको एक रिड्यूस्ड फॉर्म में लाना होगा। कौन से रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब आपको यहाँ पर क्या होना होगा कि जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे C1 अपॉन में C2, इस फॉर्म में आपको इसको लेके आना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में अगर हमें लेके आना है तो वो हमें कैसे करना है, उसका स्टेप क्या होना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर दी है नेट इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। H प्लस C2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है T प्लस H प्लस C1, T माइनस Cl माइनस C2, T प्लस H प्लस C2, T माइनस Cl माइनस C1, ये आपका C1 है, और T H प्लस C1। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो H प्लस C2 की कंसंट्रेशन है उसको आपको कहाँ लेके जाना है, T प्लस H प्लस C2 के पास, है ना। और सिमिलरली आपको यहाँ से H प्लस को कहाँ लेके जाना है, यहाँ पर, या फिर आप उल्टा कर सकते हैं, मतलब इसको आप यहाँ लेके आ जाओ और इसको आप वहाँ लेके चले जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस वो है C2 माइनस T प्लस H प्लस, और ये क्या हो जाएगा C2, ठीक है, और प्लस T माइनस आपका एज इट इज़ रहेगा, T माइनस
Cl माइनस C2। यहाँ पर आपका एरो करके क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ लेके आ रहा है क्योंकि हमें एक सिमिलर टर्म्स एक जगह लेके जानी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा T माइनस Cl माइनस C1, ये तो मैंने एज इट इज़ रखा, ये मेरा कहाँ चला गया, उधर चला गया है, तो यहाँ पर ये बचा है, तो इसको में से ही मैं ये माइनस कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस C1 माइनस T प्लस H प्लस C1। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो H प्लस C2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस T प्लस T माइनस Cl माइनस C2 विच इज़ गिविंग T माइनस Cl माइनस T माइनस Cl माइनस C1, ये मेरा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 माइनस T प्लस, ये मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा, H प्लस C1। तो आपकी ये एक इक्वेशन बन गई एक और, जिसको मैं बोल देती हूँ नंबर 4 दे देती हूँ, ठीक है। सो अब आपका 1 माइनस T प्लस, मेरे को ये पता है T प्लस प्लस T माइनस क्या होता है 1, तो 1 माइनस T प्लस क्या हो जाएगा T माइनस, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगी मैं T माइनस, तो ये हो जाएगा H प्लस C2, ये हो जाएगा T माइनस प्लस T माइनस Cl माइनस C2। ओके, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा T माइनस Cl माइनस C1 प्लस T माइनस H प्लस C1। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई 5। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये अब एकदम सॉर्टेड है और अपने लीस्ट फॉर्म में है, ठीक है, लीस्ट फॉर्म में है। और मैंने इसको कई बार पता है ऐसे भी एग्जाम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, T माइनस HCl विच इज़ C2 गोइंग टू बी T माइनस HCl C1, ठीक है। ये एग्ज़ाम में वो लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो शायद आपके दिमाग में होगा कि हमने यहाँ पर T माइनस की फॉर्म में क्यों लिखा। देखिए बच्चों, क्या बात है ना कि यहाँ पर हमारे पास क्या था T माइनस Cl माइनस, हमारे पास एक लाइबिलिटी थी कि हम लोग 1 माइनस T प्लस लिख सकते हैं, किसके लिए, H प्लस के लिए, बट Cl माइनस के लिए हम वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक Cl माइनस है जो C2 कंसनट्रेशन का है और यहाँ पर एक Cl माइनस है C1 कंसनट्रेशन का, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर 1 माइनस T माइनस नहीं लिख सकते थे। बट हमारे पास लाइबिलिटी थी H प्लस के लिए 1 माइनस T प्लस लिखने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर भी H प्लस है C2 कंसनट्रेशन का और यहाँ पर भी H प्लस है C2 कंसनट्रेशन का, तो हम ये चीज़ लिख सकते थे T प्लस के लिए, बट T माइनस के लिए हम ये चीज़ें नहीं लिख सकते थे। अब हमारा आता है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन आपको जैसे लिखनी है, मैंने बताया ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट्स। सो अब उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस 0.0591 अपॉन में 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट आपका है T माइनस Cl माइनस C1। तो अब Cl माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिखो C1 की पावर में T माइनस, क्योंकि T माइनस क्या है, ये आपका स्टोशियोमेट्री है, हमारे जो ट्रांसफरेंस नंबर है वो उसका अमाउंट बताता है कि इसका कितना पार्ट Cl माइनस का माइग्रेट कर रहा है, तो वो मेरा स्टोशियोमेट्री बताएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया T माइनस, और एक और क्या है C1 की पावर में भी क्या है T माइनस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की पावर में क्या है C2 की पावर में क्या है T माइनस। सो C2 की पावर में भी T माइनस है और यहाँ पर भी C2 की पावर में भी T माइनस है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 2T माइनस और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2T माइनस। तो अब मैं इसको आपको एक फॉर्मूला मतलब एक अच्छे से लिख के दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे अच्छे से लिखते हैं। दोस्तों मैंने इसको एक इजी फॉर्मेट में लिख दिया है। ई सेल क्या है आपका माइनस 0.0591 लॉग ऑफ C1 बाई C2 की पावर में 2T माइनस, क्योंकि बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाएगी। अब ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लॉग ऑफ x की पावर में y इज़ y लॉग x, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और मेरे को क्या चाहिए, ई सेल पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो C2 है ये मेरा बड़ा होना चाहिए C1 से, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ रेसिप्रोकल भी कर सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, C2 को ऊपर ले लिया और C1 को नीचे ले लिया। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा जो लॉग का साइन होता है, मतलब
अगर मेरा log ऑफ a अपॉन में b है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस लॉग ऑफ b अपॉन में a। ठीक है, मेरा माइनस का साइन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, लॉग ऑफ c1 अपॉन में c2 है तो मेरा क्या हो गया, लॉग ऑफ c2 बाई c1 और एक माइनस के साइन, तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस था तो ये दोनों प्लस हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। तो आपका फाइनल इक्वेशन बन जाती है 2t माइनस 0.0591 लॉग ऑफ c2 बाई c1। तो इस फॉर्म में आपका आंसर गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है वही आपके ऑप्शन में गिवन होती है। तो आपको तब तक ये सॉल्व करना है जब तक आप अच्छे से कर नहीं लेते। ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, क्यों, क्योंकि देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, बट एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई ना, मुझे लगता है कि 1 मिनट से भी ज़्यादा लगने ही नहीं वाला। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और एक चीज़ हमें ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर क्या है, 2t माइनस 0.0591 लॉग ऑफ c2 बाई c1। तो अभी हमने दो चीज़ें देखी, ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस और ईएमएफ विदाउट ट्रांसफरेंस। विद ट्रांसफरेंस को हम लोग लिखते हैं WT और विदाउट ट्रांसफरेंस को लिखते हैं हम WOT। सो दोस्तों WT वाले में हमारा जो इक्वेशन बनी थी वो थी 2t माइनस 0.0591 लॉग ऑफ c2 बाई c1, और जो विदाउट ट्रांसफरेंस थी उसकी इक्वेशन हमारी ये बनी थी। आपने अगर नोट्स लिखे हैं तो आप एक बार पलट के देख लेना। इसको मैं ऊपर की तरह सिमिलरली इस वे में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब जैसा कि आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इतना पार्ट इसका और इतना पार्ट इसका सेम है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, 2t माइनस में। मतलब आपका क्या है, जो ई सेल विद ट्रांसफरेंस है वो 2t टाइम्स किसका है, विदाउट ट्रांसफरेंस का। मतलब जो ई सेल विद ट्रांसफरेंस है वो क्या है, 2t माइनस ई सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। सो ये आपका एक और इक्वेशन बन गई है। अगर आपको वो क्वेश्चन में दे दे विदाउट ट्रांसफरेंस का ई सेल दे दे, t माइनस की वैल्यू दे दे, तो वो आपसे क्या पूछ लेगा, ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस, है ना, ऐसे वो कुछ भी इनमें से पूछ सकता है। तो आप ये आराम से बना सकते हो, है कि नहीं। दोस्तों सिंस हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, तो कई बार क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि ईएमएफ क्या है उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का जो क्रिएट हुआ है। सो ये तो आपका क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड एट द मेम्ब्रेन ड्यू टू डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ ऑपोजिट आयंस। ये आपका क्या होता है, ईएमएफ ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जब आपका विदाउट ट्रांसफरेंस था और जब आपका विद ट्रांसफरेंस था, उसका आपने जब डिफरेंस लिया वो आपको क्या देगा, ईएमएफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का। तो जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है मैंने वही वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपने पूरा क्या लिया, ये कॉमन ले लिया और आपका क्या आ गया, 2t माइनस जो आपका ये टर्म है माइनस यहाँ से आपका 1 है जो आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो 2t माइनस माइनस 1 ये आपका हो गया। और ये 0.0591 का क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन। बट ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा आपका 298 केल्विन रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है तो आपको क्या करना है, 2.303 RT ln log ऑफ वो वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये आपका कैसे बन जाएगा, 2t माइनस माइनस 1 ये आपका क्या हो जाएगा, RT बाय एफ ln ऑफ C2 बाय C1, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है हमारी यहाँ पे, है ना। आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, RT बाय NF ln ऑफ C2 बाय C1, है ना। ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन होती है जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा। और जब आपका 298 केल्विन होगा तो अब आपको ये वाला यूज़ करना है। कई बार टेम्परेचर वो 298 केल्विन नहीं देता, वो आपसे क्वेश्चन में ये भी वैल्यू दे सकता है, मतलब ऐसे ऑप्शंस भी दे सकता है। तो आपको हर ऑप्शन के लिए तैयार रहना है, इसीलिए मैं आपको 2-3 तरीके के ऑप्शंस बता देती हूँ। मतलब इस वीडियो में आपको मैं 2-4 ऑप्शंस दिखा देती हूँ कि वो किस किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करके, पागल बना के वो आपके सामने कुछ भी आंसर दे देगा। मतलब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है और आपको वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना टाइम देने का। तो आपको वो कैसे उसके मैच कराना है मैं आपको वो बता रही हूँ। एक तरीका ये हो गया लिखने का, एक तरीका ये हो गया लिखने का, और एक तरीका क्या हो सकता है, जो आपका t माइनस है वो क्या होता है, 1 माइनस टी प्लस, ये आपका होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे t माइनस की जगह आप ये लिख सकते हो। जब आप ये लिखोगे तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे।
इससे भी आप रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, 1 को आप रिप्लेस कर सकते हो t प्लस प्लस t माइनस इज इक्वल्स टू 1। 1 की जगह आप ये लिख दो, तब भी एक नई आपकी इक्वेशन बन जाएगी। या फिर 2t माइनस, जो ये वाला t माइनस है उसकी जगह आप ये लिख दो, तब भी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे आप मैनिपुलेट करके ना बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो। तो आप वो बना के देखना, और ये आपका होमवर्क है कि आपको किस किस तरीके से आप कुछ कुछ इक्वेशंस बना सकते हो। सो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने दो नई नई इक्वेशंस बनाई हैं, ईएमएफ ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये आप देख लेना, आप कोशिश करना कि कैसे आप मैनिपुलेट करके ये इक्वेशंस अचीव कर सकते हो। सिंस ये वीडियो मुझे लग रहा है ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगी। आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना, देखना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ केसेस सॉल्व कराऊंगी कि अगर t प्लस आपका ज़्यादा है t माइनस से, मतलब t प्लस अगर ज़्यादा है t माइनस से, तब क्या सिचुएशन होगी। t माइनस अगर आपका इक्वल है t प्लस से, तब क्या आपकी सिचुएशन होगी। तो कई बार वो ऐसे भी आपको घुमा सकता है। सिंस आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कंसंट्रेशन सेल्स के। आपको क्वेश्चन में वो दे सकता है कि रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू अनायन, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कटायन, ऐसी अगर स्टेटमेंट दे देगा तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हम एक बहुत ही ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को किस ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं बिना इतना लंबा प्रोसीजर देखे। तो आप प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पर पैकअप करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी इस वीडियो को पसंद किया। एंड थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग द केमिस्ट क्लब। बाय बाय।